बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे जानदार और बेजान चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करती हो। इंटरेक्शन के साथ साथ एनर्जी का भी फ़्लो हो, यानी एनर्जी को एक्सचेंज करती हो। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती हो। दूसरी डेफिनेशन ये भी बन सकती है इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम ओपन सिस्टम की तरह होता है। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिस सिस्टम में एनर्जी या मैटर एंटर या एग्ज़िट हो सकता हो। इसी तरह इकोसिस्टम में भी सनलाइट से एनर्जी एंटर होती है और इकोसिस्टम से आउटपुट के तौर पे रेडिएशंस, हीट इमिट होती है। इकोसिस्टम की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। माइक्रो लेवल पर इकोसिस्टम हो सकता है जो हम रिसर्च के लिए खुद बनाते हैं, और मैक्रो लेवल जैसे कि एक फॉरेस्ट। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए इकोसिस्टम में, लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स में और फिर नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स में। इसके अलावा बहुत सारी फूड चेन्स होनी चाहिए एक इकोसिस्टम के अंदर, मल्टीपल फूड चेन्स होनी चाहिए। सर्कुलेशन होनी चाहिए एनर्जी की, मटेरियल्स की, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये सारी बातें बायो एलिमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इनकी इंटर कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इकोसिस्टम ऐसी जगह भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे एवोल्यूशन हो सकती हो। मतलब कि इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहेगा तो उसकी वजह से एवोल्यूशन भी आएगी। इकोसिस्टम को बैलेंस होना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हों उतने ही ऑर्गेनिज्म हों, उतने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर फीड कर सकते हो और हर तरह का जानदार पाया जाए इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर होने चाहिए, कंज्यूमर होने चाहिए और डीकम्पोजर्स भी होने चाहिए। इस वजह से इकोसिस्टम को बैलेंस होना चाहिए। इकोसिस्टम को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में अगर कोई एक जानदार एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जगह कोई दूसरा जानदार सेम वर्क करता रहे। इससे ये ना हो कि पूरा इकोसिस्टम डिटीरियोरेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। सेल्फ सस्टेनेबल, इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म हों जो एक दूसरे के ऊपर पलते हों। बाहर से सनलाइट के अलावा कोई चीज़ इकोसिस्टम को ना लेनी पड़े, क्योंकि इकोसिस्टम एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। और इकोसिस्टम की ये कोशिश होती है कि सारे इकोसिस्टम मर्ज हो जाएं, फ्लो करें एक एरिया से दूसरे एरिया में। लेकिन कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं जैसे कि रिवर, माउंटेन्स वगैरह, ये इकोसिस्टम को सेपरेट रखते हैं। तो सनलाइट से एनर्जी आएगी सिर्फ और रेडिएशंस इमिट होंगी। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शनल प्रोसेसेस हैं जो कि इकोसिस्टम में होते हैं। सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का होना ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम को सस्टेन रखने के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरह रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन की प्रोडक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पायरेशन को चाहिए होती है ऑक्सीजन। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट हैं वो रेस्पायरेशन के लिए प्रोडक्ट होंगे। इसी तरह से जो रेस्पायरेशन के रिएक्टेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह दोनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में होना ज़रूरी है। अगर रेस्पायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए दोनों में स्टेबिलिटी होना, बैलेंस होना ज़रूरी है। थर्ड है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया और फंजाई होना ज़रूरी है। बग़ैर डीकम्पोजर्स के मैटर रिसाइकल नहीं होगा। एक मैटर डेड मटेरियल है जो वो एक ही फॉर्म में रहेगा, उसको रीयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा।
प्रीडेशन इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रीडेशन की वजह से मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। एक जानदार दूसरे को शिकार करेगा, प्रे बनाएगा, तो दूसरे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसी तरह से प्रीडेटर प्रे मैकेनिज्म को बाद में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, 3 बेसिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट, मीज़ोबायोटिक और एबायोटिक। हम जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है। इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। मीज़ोबायोटिक कंपोनेंट्स सेमी लिविंग, यानी कि ऐसे जानदार या ऐसी चीज़ें जो लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। जैसे कि वायरसेस हैं, वायरसेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। इस वजह से इनको मीज़ोबायोटिक कैटेगरी में रखा जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स बेजान कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहा गया है। अब मज़ीद बायोटिक कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन नरिशमेंट। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं। इनकी भी सब टाइप्स हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। ये सारी बातें एफएससी लेवल पे, इससे मैट्रिक लेवल पे भी डिस्कस किया जाता है। डीकम्पोजर्स की बात कर चुके हैं पहले ही कि डीकम्पोजर्स मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एबायोटिक कंपोनेंट 3 किस्म के हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले क्लाइमेटिक और फिज़िकल फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक और फिज़िकल फैक्टर्स में जैसे कि सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी। इसी तरह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कार्बन वगैरह। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ह्यूमिक मटेरियल, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे ऑर्गेनिक की एग्जाम्पल हैं।